Hey everyone, it's Vasility Physio and I welcome you all to this lecture. And in today's lecture, we are going to discuss about the topic aerobic exercise. आज का हमारा ये topic है aerobic exercise and in this topic we will be discussing about different aspects. Like aerobic exercise बहुत important activity है that we can go for in physiotherapy and aerobic exercise के अंदर aerobic activities के अंदर we have different points, बहुत सारे अलग अलग headings हैं discuss करने को. So it is not possible to cover all these topics in a single lecture. So इस aerobic exercise में हम लगभग 2 या 3 अलग अलग lectures लेंगे जहाँ पर हम aerobic exercise के हर एक point को अच्छे से discuss करेंगे. Clear? Aerobic exercise में बहुत सारे points हैं. Like we have the principles of the aerobic exercise. यहाँ पे मैंने mention भी किया है. We have the principles. We have the techniques of the aerobic exercise, we have the application and we have the effects. इफेक्ट्स में फिजिकल इफेक्ट्स एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स दोनों आ सकते हैं. एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एरोबिक एक्सरसाइज का यूज़ हम स्पोर्ट्स पर्सन में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है, किसी कार्डियो रेस्पिरेटरी इलनेस से सफ़र कर रहा है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. तो बोथ एप्लीकेशंस आर डिफरेंट. सो वी हैव डिफरेंट वैरायटी, वी हैव अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस अबाउट इन द एरोबिक एक्सरसाइज एंड द एरोबिक एक्टिविटी. दैट्स वाई इस लेक्चर को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. इन टुडेज लेक्चर आवर मेन फोकस विल बी ऑन द बेसिक्स ऑफ द एरोबिक एक्सरसाइज एज वेल एज सम टेस्ट्स. लाइक यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं किया है, दैट इज़ द टेस्ट्स. हम यहाँ पर टेस्ट भी करते हैं. वी हैव डिफरेंट टेस्ट, लाइक वी हैव द मल्टी स्टेजिंग टेस्ट, वी हैव द स्ट्रेस टेस्ट. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इन द एरोबिक एक्सरसाइज बिफोर प्लानिंग फॉर द एक्टिविटीज एंड बिफोर प्लानिंग फॉर द थेरेपीज. ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल बी मेनली डिस्कसिंग अबाउट 2 points. First, the basic introduction. What is aerobic exercise and what are the effects of the aerobic exercise? जो basic introduction है वो. दूसरा, we will have a look on the tests जो हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं. मल्टी स्टेजिंग टेस्ट होता है, हमारा स्ट्रेस टेस्ट होता है. तो ये 2 तरह के मेजर टेस्ट हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक द एरोबिक एक्सरसाइज. इन द एरोबिक एक्सरसाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज? ये एरोबिक एक्सरसाइज हमारा क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली दिस एरोबिक एक्सरसाइज इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियो. जिम्स वगैरह में हम जाते हैं ना, कार्डियो एंड नॉन कार्डियो एक्टिविटीज करते हैं. नॉन कार्डियो एक्टिविटीज इज जस्ट द वेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज जो मसल ट्रेनिंग के लिए हम करते हैं. एंड द कार्डियो इज व्हाट, जो हम अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग को, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को इन्हांस करने के लिए कर रहे हैं. दैट इज बेसिकली द एरोबिक एक्सरसाइज. इसलिए इसका दूसरा नाम एक और है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस ट्रेनिंग. इट मीन्स कि वी आर इंक्रीजिंग आवर कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस. कार्डियोवैस्कुलर में सिर्फ कार्डियो ही नहीं, हमारे सिर्फ हार्ट के फंक्शंस ही नहीं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स आवर रेस्पिरेटरी फंक्शंस. We can also say that with the help of the aerobic activities we can enhance our cardiac as well as the respiratory functions. Clear? सो ये जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी का इन्हांसमेंट होता है वो कैसे होता है? तो बेसिकली इन द एरोबिक एक्टिविटीज वी टारगेट लार्ज मसल ग्रुप्स. हम लार्ज मसल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं और उनका जो फंक्शन होता है, उनका जो मूवमेंट होता है वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल्स का मूवमेंट होता है. एंड दैट बेसिकली मेक अ स्ट्रेस ऑन द कार्डियक सिस्टम एज वेल एज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और उसके कारण हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस में एडेप्टेशंस होते हैं. यहाँ पर जो मैंने अगला लाइन लिखा है, दैट इज इट इंक्रीजेज योर कार्डियोवैस्कुलर एंड द रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस. कैसे? बाय इंगेजिंग लार्ज मसल ग्रुप्स. ये लार्ज मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करता है. जैसे हमारा जॉगिंग, लाइक रनिंग और स्विमिंग, ये सभी के सभी क्या है? दिस ऑल आर द एरोबिक एक्सरसाइजेस. ये सभी के सभी एरोबिक एक्टिविटीज हैं. लाइक इफ यू आर रनिंग के समय हमारा बहुत सारा मसल ग्रुप्स एक बार में इन्वॉल्व होता है ना. हमारा अपर एक्सट्रीमिटी, हमारे ट्रंक, हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी के बल्क ऑफ मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स सारे के सारे एक साथ पार्टिसिपेट हो रहे हैं. अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है. सो बेसिकली वी आर टारगेटिंग अ ग्रुप ऑफ मसल्स और उन ग्रुप ऑफ मसल्स को टारगेट करने के कारण जो इफेक्ट आता है वो हमें कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन पे विजिबल होता है. ठीक है, जिसके कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस हमारे पेशेंट का और हमारा इंक्रीज होता है. ये जो ट्रेनिंग हम देते हैं इन द केस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस ट्रेनिंग या फिर हम एरोबिक एक्सरसाइज कहें, एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं दैट डिपेंड ऑन 3 points. जैसे हमारा जो भी एक्सरसाइज होगा, ऑल द एक्सरसाइज विल डिपेंड ऑन 3 points. पहला, फ्रीक्वेंसी. जो हम एक्सरसाइज का फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं पेशेंट को, वो फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट होना चाहिए, एक अच्छा अमाउंट का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. नेक्स्ट, सफिशिएंट इंटेंसिटी. ठीक है,
सफिशिएंट इंटेंसिटी यानी कि जो एक्सरसाइज हम पेशेंट को दे रहे हैं, जो हमारा एक्सरसाइज प्लान है उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसा होगा ना। इंटेंसिटी विल डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, ऑल दिस, जैसे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में बात किया हमने, ये दोनों बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2 पेशेंट्स, आपके पास 2 पेशेंट्स हैं। पहला पेशेंट है वो टोटली फिट है आपका पेशेंट, दूसरा पेशेंट जो आपका है दैट इज बेसिकली अ पेशेंट ऑफ एनी क्रोनिक कार्डियक कंडीशन, या किसी भी तरह का कार्डियक केस है उसके साथ, हाइपरटेंशन हो, एरिथमिया हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वेरी कर सकता है। सो ये वेरी कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट, आपके पेशेंट के फिटनेस के अकॉर्डिंग, आपके पेशेंट के फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग इट विल डिफर द फ्रीक्वेंसी, द इंटेंसिटी एंड द टाइम, यानी कि हम कितना टाइम दे रहे हैं एक एक्टिविटी को कराने के लिए। दिस ऑल विल डिफर अकॉर्डिंग टू द फिटनेस लेवल ऑफ योर पेशेंट, ठीक है। अब जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा जो एरोबिक एक्सरसाइज है, एरोबिक ट्रेनिंग है, इट प्रोड्यूसेस कार्डियोवैस्कुलर एज वेल एज द मसल एडेप्टेशंस। कार्डियोवैस्कुलर तो हो ही रहा है, साथ साथ मस्कुलर एडेप्टेशंस भी हो रहा है। मस्कुलर एडेप्टेशंस इट मींस क्या, कि जो हमारे मसल है इनिशियली हम जो जैसे अगर आप कभी आपने रनिंग नहीं किया हो, अगर मैं आपको डेली सुबह में 3 दिन तक लगातार रनिंग कराऊं तो क्या होगा, चौथे दिन आपको, या चौथे दिन क्या पहले दूसरे दिन ही आपको बहुत पेन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट होगा, बहुत पेन होगा। पर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप रनिंग कंटिन्यू रखोगे, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी नो डिस्कम्फर्ट, कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको फील नहीं होगा रनिंग के समय। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपके मसल्स ने अडेप्टेशन किया, आपके मसल्स ने खुद को अडेप्ट किया उस एक्टिविटी को करने के लिए, है ना। इनिशियली अगर आप जैसे मैंने आपको रनिंग का एग्जांपल दिया ना, तो इनिशियली आप जब रनिंग स्टार्ट करोगे, आपने कभी रनिंग नहीं किया है, तो आपके मसल पेन के साथ साथ क्या होगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी सफर करेगा, आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आना शुरू होगा, डिज्निया जैसा कुछ फील होगा, सांस बहुत फूलेगा, सांस लेने में नहीं बनेगा आपको, आप ज़्यादा रनिंग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इनिशियली ऐसा होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ को आप कंटिन्यू रखोगे, वहाँ पे क्या होगा, आपके मसल्स और ज़्यादा एफर्ट लेना शुरू कर देंगे, आपके मसल्स में पेन नहीं होगा ज़्यादा। दूसरा क्या होगा, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका जो हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा था, रिस्पिरेटरी में इश्यूज आ रहे थे, वो सभी के सभी धीरे धीरे कम होंगे। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे आपके जो मसल्स हैं वो, ठीक है, धीरे धीरे आपके ये जो मसल हैं, मसल और उसके साथ साथ आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये दोनों अडेप्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके। दैट्स वाई जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग अडेप्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस ट्रेनिंग के कारण हमारा मसल और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से अडेप्ट करता है खुद को। अब उसके बाद जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना, अगर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात करें तो जो हमारा ट्रेनिंग होता है, बेसिकली ट्रेनिंग फॉर पर्टिकुलर स्पोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन अ प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिटी प्रिंसिपल। ये स्पेसिफिटी प्रिंसिपल क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 2 पेशेंट है, आपके पास 2 स्पोर्ट्स पर्सन है, एक स्विमर है, दूसरा रनर है, ठीक है। एक स्विमिंग करता है, दूसरा रनिंग करता है। आपने स्विमर को आपने ट्रेनिंग दिया, आपने उसको स्विमिंग एक्टिविटीज़ कराया, बहुत अच्छे से स्विमिंग की एक्टिविटीज़ कराए, तो उसके जो मसल्स होंगे ना, वो मसल्स उस स्विमिंग एक्टिविटीज़ को लेकर ट्रेन हुए हैं। अब अगर उसको आप रनिंग कराने के लिए कह दो, उसे आप रनिंग करने के लिए कह दो, तो वहाँ पे उसे डिफिकल्टीज हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो एक्टिविटी था, आपका जो ट्रेनिंग था, इट वॉज मोर स्पेसिफाइड अराउंड द स्विमिंग, ठीक है। तो एक बंदा अगर स्विमिंग के लिए आप उसे ट्रेन कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे स्पोर्ट्स, सारे के सारे एक्टिविटीज में वो मास्टर कर ले, वो उस स्पेसिफिक एक्टिविटी में ही मास्टर करेगा। दैट्स व्हाट वी कॉल द स्पेसिफिटी प्रिंसिपल। एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर स्पेसिफिटी प्रिंसिपल प्लेज अ ग्रेट रोल। आगे हम जब प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, वहां पर इस स्पेसिफिटी प्रिंसिपल को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट जो हमारा किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए हमारा एरोबिक एक्टिविटी होता है, एरोबिक ट्रेनिंग होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्पेसिफिटी प्रिंसिपल। क्लियर। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड मसल यूज्ड अडेप्ट द ट्रेनिंग स्टिमुलस ओवर द टाइम। इसके बारे में हमने भी बात किया कि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम एक्टिविटीज़ को कराते हैं, एज पर द टाइम जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द मसल्स हैं वो खुद को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। जनरली ये अडेप्टेशन कितने दिन में होता है, तो अच्छे से पूरे के पूरे सारे के सारे फंक्शंस को अडेप्ट करने के लिए लगभग 10 से 12 हफ्ते लगते हैं। 12 हफ्ते, या यूँ कहें हम कि हमें लगभग 3 महीना लग सकता है, 1 से 3 महीना लग सकता है। इसके बाद अडेप्टेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर एंड एक्टिव मसल्स।
ये वही बात हुई जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि एडेप्टेशन क्या हुआ। बेसिकली जो डिफरेंट हमने एक्टिविटीज़, रिपीटेड एक्टिविटीज़ कराया, उन रिपीटेड एक्टिविटीज़ के कारण हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो इफिशियंसी हैं वो इंक्रीज हुआ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इफिशियंसी कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमारे पेशेंट का कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट बैलेंस्ड रहेगा, जो रिदम है हार्ट का हमारा वो बैलेंस्ड रहेगा। तो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है ना। और एक्टिव मसल्स का एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है। इट मींस कि जो मसल्स हैं वो अब ज़्यादा एफर्ट लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। देन अडेप्टेशन रेफर्स टू न्यूरोलॉजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अडेप्टेशन हम करते हैं, लाइक हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो कि रनिंग करता है, ठीक है, एथलीट है, उसे हमें ट्रेन करना है। तो जब हम उसे ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एक्टिविटीज़, तो वहाँ पर सिर्फ हमारे कार्डियोवैस्कुलर या फिर मसल्स में कैसे चेंजेस आता है, तो हमारे न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस आता है। इट मीन्स कि न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है पेशेंट का वो भी बेटर होता है, न्यूरोलॉजिकल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है। दूसरा फिजिकल, और तीसरा बायोकेमिकल चेंजेस। बायोकेमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं रनिंग, मैं रनिंग का एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है समझने को। इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं रनिंग, आपने कभी रनिंग नहीं किया तो क्या होता है, आपके मसल फाइबर्स के अंदर में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण क्या होता है, हमारे मसल फाइबर्स के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। और इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण वहां पर पेन शुरू होता है। सो ये हमारा बायोकेमिकल चेंजेस है। इनिशियली ऐसा होगा, पर ग्रेजुअली जैसे जैसे अडेप्टेशन बेटर होगा, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से बायोकेमिकल चेंजेस भी आते हैं हमारे बॉडी के अंदर एडेप्टेशन के थ्रू। इसके बाद जो एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन बहुत चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड कर सकता है, वो डिपेंड करता है ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू द ट्रेनिंग स्टिमुलस। यानी कि आप जो ट्रेनिंग स्टिमुलस दे रहे हो, उस ट्रेनिंग स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, आपका जो पेशेंट है, आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कितना खुद को चेंज कर पा रहा है। जैसे अगर बात करें, आपके पास दो बंदा है, एक ए है और बी है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो ए का पूरा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, नो फिजिकल एक्टिविटी, ये कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। वहीं आपका जो बी है, ये काफ़ी एक्टिव रहता है और ये डेली रनिंग करता है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ए और बी के केस में आपको दो अगर बंदे दिए जाए आपको एरोबिक ट्रेनिंग करने के लिए, तो जो इम्प्रूवमेंट का लेवल है, वो इम्प्रूवमेंट का लेवल बढ़ने का चांस ज़्यादा रहेगा ए में ज़्यादा चांस रहेगा एज कंपेयर टू द बी, ठीक है। बी में कम इंप्रूवमेंट का चांस रहेगा, इंप्रूवमेंट का पोटेंशियल कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ए तो भैया पूरा का पूरा सेडेंटरी है, ये पूरा बैठा है, इसमें आपके पास ज़्यादा स्कोप है करने को, इसमें आप ज़्यादा बेटर इसको अडेप्ट कर सकते हो, ज़्यादा बेटर इसमें आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो। अब जो पहले से इंप्रूव्ड है, पहले से कोई बॉडी बिल्डर है, पहले से फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है अच्छे से, उसमें आप कितना ज़्यादा कर पाओगे इंप्रूवमेंट, उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप कम होता है। सो द पर्सन हैविंग लो लेवल ऑफ फिटनेस हैव मोर पोटेंशियल टू इम्प्रूव। अगर कोई बिल्कुल मतलब पढ़ने में बिल्कुल नाकारा है, उसे आप अगर पढ़ाना शुरू करो तो उसमें क्या है कि उसमें चांस ज़्यादा रहेंगे कि वो पढ़कर अच्छा करेगा। लेकिन अगर जो पहले से टॉपर, उसे आप कितना टॉप करा दोगे, और बस बात वही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेस्टिंग पे। टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह के टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, एक टेस्टिंग फॉर द हेल्दी सब्जेक्ट और एक टेस्टिंग फॉर एनी कार्डियक कंडीशंस, ठीक है। हेल्दी सब्जेक्ट यानी कि कोई आपका स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है जिसको आप ट्रेन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करना होगा। टेस्टिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग ये एक्टिविटीज़ कराते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक टेस्टिंग जिसका नाम है मल्टी स्टेज टेस्टिंग। मल्टी स्टेज टेस्टिंग क्यों कहते हैं, अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो हेल्दी सब्जेक्ट के टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं। पहला 1.5 माइल्स का रनिंग करा सकते हैं और उसका टाइम मेजर कर सकते हैं कि वो कितने देर में कर पा रहा है, या फिर 12 मिनट में वो कितना दौड़ पा रहा है, कितना माइल्स, कितना मीटर, कितना किलोमीटर दौड़ पा रहा है। इस बेसिस पर हम जज कर सकते हैं अपना फिटनेस को। इसके साथ साथ इस फिटनेस के दौरान हम पेशेंट के कार्डियक कंडीशंस, पेशेंट का जो हार्ट बीट है, पेशेंट का जो ब्रीदिंग रेट है, रिस्पिरेटरी रेट है, इन सब को हम जज करते हैं अच्छे से, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा एक्टिविटी है, ये लिमिटेड है किसमें,
यंग पेशेंट और मिडिल एज पेशेंट हु हैव बीन रनिंग फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि पहले से रनिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ही ये टेस्ट बेटर हो सकता है। फिर यूं कहें कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे, उनके लिए ही ये टेस्ट बेटर हो सकता है, जो पहले से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, किसी फिजिकल एक्टिविटी में, किसी गेम में, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं। इसके बाद ये जो हमारा मल्टी स्टेज टेस्टिंग है, दिस कैन प्रोवाइड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ VO2 max। ये VO2 max एक नया टर्म आया है यहाँ पे। VO2 max क्या है? VO2 max इज जस्ट द बॉडीज कैपेसिटी, ये हमारे बॉडी का कैपेसिटी है, बॉडीज कैपेसिटी टू यूज ऑक्सीजन। हमारे बॉडी का कैपेसिटी ऑक्सीजन, हमारा बॉडी कितना ऑक्सीजन यूज कर पा रहा है, दैट इज VO2 max। मोर स्पेसिफिकली अगर और इसे समझे तो हमारा बॉडी जब मैक्सिमम एफर्ट पे होगा, जब हमारा बॉडी मैक्सिमम फिजिकल एफर्ट पे होगा, उस समय हमारा बॉडी कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पा रहा है। लाइक अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो उस इनहेल किए हुए ऑक्सीजन का कितना % हमारा बॉडी यूज कर पा रहा है एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ एफर्ट, दैट इज कॉल्ड द VO2 max। ठीक है, इसे हम VO2 max कहते हैं। तो जो हमारा मल्टी स्टेज टेस्टिंग होता है, इसमें VO2 max को भी हम एनालाइज कर पाते हैं। कैसे? बाय द सैंपल्स ऑफ एक्सपायर्ड एयर, जो वहाँ पे एक्सपीरेशन हो रहा है, इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन हो रहा है, एक्सहेलेशन के एयर को सैंपल करके हम वहाँ पर VO2 max को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो हमारा मल्टी स्टेज टेस्टिंग होता है, इसका नाम मल्टी स्टेज क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें एक्टिविटीज जो होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। लगभग 4 to 6 ट्रेडमिल के स्टेजेस में होता है। ट्रेडमिल या फिर अर्गोमीटर पर भी हम ये कर सकते हैं, तो अलग अलग 4 to 6 स्टेजेस होता है। ये सारे के सारे स्टेजेस वेरी करते हैं ये सारे के सारे स्टेजेस वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड एंड ग्रेड। स्पीड यानी कि हाँ, जो हमारे फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल है, तो ट्रेडमिल में कितना किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारा जो सब्जेक्ट है वो दौड़ रहा है। ग्रेड, जैसे कि ट्रेडमिल में जनरली क्या होता है कि एक फ्लैट है, ठीक है, एक तो हम फ्लैट पे रनिंग एक हमने बिल्कुल फ्लैट पे रनिंग कर रहा है। दूसरा ग्रेड क्या हो सकता है कि हमने इंक्लाइंड कर दिया 40 और 30 डिग्री, 45 डिग्री। इस तरह से ग्रेडिंग्स चेंज कर सकते हैं, या फिर स्पीड चेंज कर सकते हैं, या फिर दोनों ही अल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास होते हैं। हर एक स्टेज में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लगभग 3 से 6 मिनट का होता है। लाइक 4 to 6 स्टेजेस के बारे में बात की हमने, तो हर एक स्टेज विल गो अराउंड 3 to 6 मिनट, लगभग 3 से 6 मिनट तक सारे के सारे स्टेज को हम वहाँ पर कैरी ऑन करते हैं। और इन स्टेजेस के दौरान ECG के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हम प्लेस करके रखते हैं, और फिर उससे हम यहाँ पर ECG का मॉनिटर करते हैं ड्यूरिंग द होल टेस्टिंग पीरियड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द फिटनेस टेस्ट फॉर द हेल्दी सब्जेक्ट्स। इसके अलावा बहुत सारे और डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम फॉर द फिटनेस टेस्ट इन द हेल्दी सब्जेक्ट्स। मेन जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, दैट इज द स्ट्रेस टेस्टिंग। ये स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमने पहले न्यूरोलॉजी पढ़ा है, हमने ऑर्थोपेडिक्स पढ़ा है, हमने गायनी पढ़ा है, हर एक चीज में हमने देखा है कि प्रॉपर असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्लानिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज। किसी भी थेरेपी को प्लान करने के लिए असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रेस टेस्ट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर द असेसमेंट ऑफ द एरोबिक एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पर होता क्या है, फिजिकल स्ट्रेस देते हैं हम पेशेंट को, और उस फिजिकल स्ट्रेस में हमारा पेशेंट का हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है वो देखते हैं। हार्ट में हम मेनली हार्ट के रिदम को देखते हैं, कार्डियक आउटपुट को समझते हैं, ECG के ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, बेसिकली इन सभी चीज़ों को हम मेजर करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं इन द केस ऑफ द स्ट्रेस टेस्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रेस टेस्टिंग क्या क्या है, मेनली क्या क्या इसमें ध्यान रखना है प्रिंसिपल्स में। पहला, चेंजिंग द वर्कलोड, यानी कि जो हमारे पेशेंट का वर्कलोड है, वर्कलोड को रेगुलरली चेंज करता रहना है। वर्कलोड को हम नॉर्मल भाषा में अगर समझे, नॉर्मल आसान शब्दों में समझे, तो जो हमारे पेशेंट का स्ट्रेस टेस्टिंग में जो फिजिकल एक्टिविटीज हम दे रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस दे रहे हैं, उस फिजिकल स्ट्रेस को प्रोग्रेस करना है धीरे धीरे। पर इनिशियली जो फिजिकल स्ट्रेस होगा वो बहुत ही लो होगा, बहुत ही माइल्ड होगा। ठीक है, इनिशियली हमें बहुत ही लो फिजिकल स्ट्रेस से स्टार्ट करना है ताकि हम एक अच्छे प्रोग्रेशन पर पहुंच सकें। अगर हम बहुत हाई फिजिकल स्ट्रेस से स्टार्ट करें तो हम कहां तक पहुंच पाएंगे, तो हमारे पास वहां पे जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो काफी कम रहेगा। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू स्टार्ट एट द लोएस्ट इनिशियल वर्कलोड। ठीक है, देन जो भी वर्कलोड हम देंगे वो लगभग 1 मिनट या फिर उससे ज्यादा 1 से 2 मिनट तक वेरी कर सकता है। 1 मिनट या 2 मिनट तक हम किसी भी एक वर्कलोड को मेंटेन करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे प्रिंसिपल में कि जैसे ही कुछ सिम्टम आ रहा है, ये सिम्टम पेशेंट में हो सकता है या फिर पेशेंट में सिम्टम दिख सकता है, या फिर पेशेंट का जो ECG है
ईसीजी हम मॉनिटर करें तो ईसीजी ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिख रहा है, पेशेंट आपने आपको कुछ सिम्टम बताया या फिर आपको ईसीजी ग्राफ में कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रहा है, बस वहीं पे स्टॉप कर देना, वहीं पर रोक देना है। इसके साथ साथ हम VO2 मैक्स को भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। प्रिपरेशंस क्या क्या यहाँ पे करने हैं? सबसे पहले तो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन कराने हैं पेशेंट के, फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करने हैं पेशेंट के। उसके बाद ईसीजी का मॉनिटरिंग करना है 3 स्टेजेस में। पहला, जब हमारा पेशेंट रेस्ट पे था, बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी, वहां पर हमें ईसीजी का मॉनिटरिंग करना है। ड्यूरिंग द होल एक्सरसाइज हमें ईसीजी को मॉनिटर करते रहना है, एंड ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड हमें ईसीजी को मॉनिटर करना है। तीनों स्टेजेस में मॉनिटर करना है। और जो हर जगह यूज होता है एक कंसेंट फॉर्म, यू विल हैव टू गेट साइंड योर कंसेंट फॉर्म फ्रॉम द पेशेंट और द अटेंडेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर द स्ट्रेस टेस्टिंग। नेक्स्ट इज द पर्पस फॉर द स्ट्रेस टेस्टिंग। हम ये स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों करते हैं, व्हाई इट इज नीडेड। ठीक है, मेनली इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ एनी कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशन, जो कि अभी आने वाला है, उसके लिए हम यूज करते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर का फंक्शनल कैपेसिटी क्या है ना, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस कैसा है हमारे मरीज का, हमारे पेशेंट का, उसके लिए हम ये कर सकते हैं। तीसरा, एक्सरसाइज जो हम देने वाले हैं पेशेंट को, उस एक्सरसाइज ट्रेनिंग का रिस्पांस कैसा होगा हमारे पेशेंट के कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, उसके लिए हम चेक कर सकते हैं। चौथा, हमारे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शंस विल बी बेस्ट फॉर द पेशेंट, फॉर दिस केस ऑफ द पेशेंट, फॉर दिस हार्ट कंडीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट। जैसे अगर आपके पेशेंट का हार्ट, जैसे आपको पेशेंट MI का पेशेंट है, मान लीजिए कभी पास में MI का अटैक आया था, एरिथमिया है उसे, या कुछ भी हार्ट कंडीशन है, तो उस हार्ट कंडीशन के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास बेस्ट अवेलेबल हैं, उनके सिलेक्शन के लिए आपको ये स्ट्रेस टेस्टिंग करना जरूरी है। दैट्स वाई दीज आर द पर्पस फॉर द स्ट्रेस टेस्टिंग। नेक्स्ट, टर्मिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करना कब है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि रोकना कब है। इंडिकेशन से ज़्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन कभी कभी मैटर कर जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो आप सीधा पेशेंट को मार भी सकते हो, योर पेशेंट कैन इवन डाई। ठीक है, कोई इसमें ऐसा हिचकिचाने वाली बात नहीं है। सो टर्मिनेशन जानना बहुत जरूरी है, हमें कब इस स्ट्रेस टेस्टिंग को रोक देना है। तो पहला, जब भी एंजाइना कॉन्सेट हो जाए, यानी कि हार्ट पेन का हार्ट पेन इनिशिएट हो जाए, तो हमें स्ट्रेस टेस्ट वहीं पर रोक देना है। सिस्टोलिक प्रेशर अगर आपको ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है, वहां पे आपको स्ट्रेस टेस्ट को रोक देना है। तीसरा, अगर ब्लड प्रेशर बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत बढ़ रहा है, उस कंडीशन में आपको ये जो स्ट्रेस टेस्ट है वही उससे सडनली स्टॉप कर देना है। ठीक है। चौथा, अगर आपने जो वर्कलोड है वर्कलोड बढ़ाया, वर्कलोड के बढ़ाने के बाद भी हार्ट रेट में कुछ इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, यानी कि आपने एक्सरसाइज के इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो नॉर्मली क्या एक्सरसाइज के इंटेंसिटी को बढ़ाने के बाद हार्ट रेट जो है ये भी तो इंक्रीज होना चाहिए ना, नॉर्मल जो हमारे हार्ट का रिस्पॉन्स। बट अगर एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाने के बाद भी हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, इन दैट केस यू विल हैव टू स्टॉप द टेस्टिंग। ठीक है। दूसरा, हार्ट रेट में कुछ चेंजेस दिख रहा है, हार्ट रिदम में कुछ चेंजेस दिख रहा है, एरिथमिया कुछ दिख रहा है, ठीक है, एरिथमिया टाइप कुछ कंडीशन दिख रहा है, अचानक से हार्ट रेट काफ़ी हाई काफ़ी लो, कुछ एरर है, कुछ दिक्कत आपको हार्ट रिदम में दिख रहा है, देन इन दैट कंडीशन यू विल हैव टू स्टॉप दिस। देन सिम्टम्स ऑफ सीवियर फटीग, अगर सीवियर फटीग का कुछ सिम्टम आता है उस समय हमें पेशेंट के स्ट्रेस टेस्टिंग को रोक देना है। इसके बाद कुछ और कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे लाइट हेडनेस, यानी कि बहुत चक्कर जैसा कुछ अगर पेशेंट को आना शुरू हो जाए, कन्फ्यूजन हो, साइनोसिस, अगर जैसे पेशेंट के जो स्किन कलर है वो स्किन कलर चेंज होने लगे, नोजिया, पेरिफेरल सर्कुलर इनसफिशिएंसी अगर दिखने लगे, सांसों में कुछ इश्यूज आने लगे, डिज्निया होने लगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगे, इन दैट कंडीशन, एंड लेग्स क्रैम्प, जनरली लेग में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, तो लेग्स में अगर क्रैम्प आना शुरू हो जाए इन दैट कंडीशन, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करना है। और अगर इसमें से कुछ पॉइंट आपको दिख रहा है पेशेंट में, तो सडनली स्टॉप द स्ट्रेस टेस्टिंग। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेस टेस्टिंग। बेसिकली हमने टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया, एंड इसके साथ साथ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या है। ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव अ लुक ऑन द प्रिंसिपल्स। अगले लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स समझेंगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द एरोबिक एक्सरसाइज इन डिटेल। ठीक है। उसके बाद वी विल हैव अ लुक ऑन द physiological effects, physical effects and some other stuffs. So अगर कोई भी डाउट होता है in this lecture, please let me know in the comment section or DM me in the WhatsApp or on the Instagram also. नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे DM कर सकते हो Instagram पर, WhatsApp पे. So I will see you guys in the next lecture. Till then, be happy and keep learning.